अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हिस्ट्री के सिलेबस का एक चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने सारे पॉसिबिलिटी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में बहुत सारे नाम हैं, उस चैप्टर में बहुत सारी बुक्स हैं, उस चैप्टर में बहुत सारे ऑथर्स हैं और उस चैप्टर में आपको इतनी डिटेल्स मिलेगी, फैक्चुअल डिटेल्स, की शायद आप परेशान हो जाओगे। चैप्टर का नाम द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस वीडियो का काम कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के सारे डिटेल्स और फैक्चुअल फैक्ट्स और ये सब कुछ जो है उसको आसान बना दूं आपके लिए। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। देखो बाबू, मैंने आपको कल बताया था कि हमें स्मार्ट वर्क करते चलना है, तो उस स्मार्ट वर्क के हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि कहां से क्या क्या पढ़ना है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, इस शॉर्ट वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो प्रिंट कल्चर चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा दनादन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वीडियो को देखते देखते आपको सारे जितने भी नाम हैं, ऑथर हैं, बुक्स हैं, उनका काम है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वाले चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, सबका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट से समझते हैं क्या है कहानी। तो कुछ ऑथर्स या फिर कह लो इंस्टीट्यूशंस के नाम होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होंगे, उनके बुक्स और उनके काम होंगे। अब देखो, वैसे तो इस वीडियो को आप 2x पे देखना, फटाफट देख लेना। नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो नोट से आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा आसान, रिवाइज कर सकते हो बार बार। बाकी वीडियो देख लोगे थोड़ा कंटेक्स्ट समझ में आएगा, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है उसके लिए खास करके, और जिन्हें पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे चैप्टर शुरू होता है, पहले आप देखते हैं यूरोप वगैरह वाला पार्ट है, सारा सब कुछ यूरोप का, चाइना का, मतलब चाइना का, यूरोप का, और फिर उसके बाद में इंडिया वाला पार्ट है। तो चैप्टर में बहुत सारे है ना अलग अलग बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो एसोसिएटेड है, तो पहले मैंने वो बताया आपको। तो अगर हम बात करें ऑथर्स की, तो जैसे जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक थी, उस बुक का नाम क्या था, अकॉर्डियन बुक, जो आपको देखने को मिलता है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक से छपी जा रही थी। तो अकॉर्डियन बुक वो है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, तो चाइना से जो प्रिंटिंग टेक्निक है वो कहां पहुंचती है, जापान पहुंचती है। आपको ध्यान है, जापान में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, तो उन बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जो बुक लिखी थी वो थी क्या, डायमंड सूत्रा। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक जो है, हैंड प्रिंटेड जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक है जो हमें नोन है, वो है जापानीज डायमंड सूत्रा, बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा लिखी गई थी। तीसरा, हाँ एक और चीज बता दूं मैं आपको। देखो क्या है ना, पहले तो ऐसा था कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दे देते थे, सैंपल पेपर में आता नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 साल से देखने को मिल रहा है कि कुछ कुछ सेट्स में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये पेज किसका है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा का पेज है, तो वो पिक्चर्स को थोड़ा सा रिलेट करके चलना अपने दिमाग में। तीसरा क्या है, फिर जापान में जब आर्ट फॉर्म पहुंचा, प्रिंटिंग आर्ट फॉर्म, तो आपको ध्यान हो तो कितागावा उतामारो वाज द पर्सन जिन्होंने एक आर्ट फॉर्म डेवलप किया प्रिंटिंग का, जहां पे रियल वर्ल्ड की इमेजेस को प्रिंट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसी आर्ट फॉर्म को कहा गया उक्यो। तो उक्यो कितागावा उतामारो से एसोसिएटेड है। तो बुक्स हो या फिर उनके काम हो, तो वो मैंने आसान कर दिया इस चैप्टर में, जितने भी जो भी लोग हैं, जो भी काम है वो, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर क्या है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कोरियन बुक प्रिंटेड विथ मूवेबल मेटल टाइप। अब जैसे आप देखोगे तो ये यूनेस्को ने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है, जिगजी। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, ये ब्लू बॉक्स में दिया है। लोग अधिकतर क्या करते हैं, डिटेल्स मिस आउट कर देते हैं, और प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स और बोर्ड के एग्जाम में भी देखोगे तो वो ब्लू बॉक्स में से कुछ डिटेल्स पे क्वेश्चन आ गए हैं इस चैप्टर से खास करके। तो इसीलिए मैंने सारी चीजों को कवर किया है। तो जो ओल्डेस्ट कोरियन बुक है जो मूवेबल मेटल टाइप से चलती है, ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसमें दिया है, ये है जिगजी का फोटो। तो इनको अभी भी प्रिजर्व करके रखा है, तो जिगजी वो हो गया। वैसे ही अगर आप देखोगे तो जो कोरियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उसका नाम क्या है, त्रिपिटका कोरियाना। ये भी एक ध्यान रखना है। ये जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय एक चीज बताई ना, चाइना, जापान, कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो चाइना, जापान और कोरिया इस तरह से प्रिंट जो है, प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो मूव करी थी। तो जब ये बुद्धिस्ट मिशनरीज कोरिया पहुंचते हैं तो वहां पे जो रिकॉर्डेड बुक्स हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, वो है त्रिपिटका कोरियाना। ठीक है, अब आगे बढ़े, मार्टिन लूथर किंग पे आ जाते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग, वैसे आगे भी मैंने बताया है, तो 95 थीसिस जो हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनको प्रोटेस्ट करते हुए, एक तरह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो चालू किया था, वो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। और मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया है, 95 थीसिस लिखी है, वो ध्यान रखेंगे आप। फिर आगे बढ़ने पे क्या है, अब जैसे देखें ग्रिम ब्रदर्स, ये भी एक ब्लू बॉक्स में दिया गया है। ग्रिम ब्रदर्स कौन थे, तो जर्मनी में, जैसे अगर आप देखेंगे, जर्मनी में 2 भाई थे जिन्होंने गांव जाके पुरानी बच्चों के लिए कहानियां कलेक्ट करी थी और उन्हें कंपाइल करी थी ट्रेडिशनल फोक टेल्स को। तो ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया, बच्चों के लिए कहानियां कंपाइल करी थी। तो ये उनका काम है। ग्रिम ब्रदर्स का अगर नाम आ जाए तो ब्लैकआउट नहीं होना है कि क्या करेंगे,
सब कुछ चैप्टर में, बस मैं आपको वो रिवाइज करवा रहा हूं जितने भी नाम हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं। आगे बढ़े। हफीज, अब जैसे अगर आप देखोगे तो एक पर्शियन पोइट थे, 14th सेंचुरी पर्शियन पोइट हफीज, जिन्होंने अपनी जो भी पोम्स और ये सारा सब कुछ अपना वर्क लिखा है, तो उस वर्क को उन्होंने कंपाइल किया अंडर द नेम दीवान। अब जब आप चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद इंडिया वाले सेगमेंट में आते हो, अच्छा अभी यूरोप वाला सेगमेंट खत्म हो गया और इतने ही नाम है क्या, तो बुक्स ऑथर नाम इतने ही है, बाकी लोग और भी थे यूरोप वाले फेज में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर मैं जो यहां बता रहा हूं, इंडिया वाले सेगमेंट में आते हो, तो इंडिया वाले सेगमेंट में फर्स्ट पेज पे ये बनी हुई है एक बुक, दीवान का एक पेज लगा है, हफीज की जो दीवान है, ठीक है, तो दीवान ऑफ हफीज जो है उसका एक पेज लगा, और उस पेज के थ्रू बताया गया कि कैसे सुंदर कैलीग्राफी के थ्रू ये बुक को हाथ से लिखा गया है। तो प्रिंटिंग टेक्निक आने के पहले हाथ से लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट का एक एग्जांपल है। लेकिन डिटेल क्या ध्यान रखना है अगर आ गया तो, दीवान का ऑथर कौन है, हफीज, दीवान का ऑथर है हफीज। फिर जयदेव, गीता गोविंद, ठीक है, गीता गोविंद, एक ब्लू बॉक्स में अगेन वही दिया है, उसी पेज पे हफीज के जस्ट ऊपर देखोगे आप, ठीक है। तो जयदेव वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ये गीता गोविंद का एक पेज है। फिर जेम्स ऑगस्टस हिकी, तो अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो जेम्स ऑगस्टस हिकी एक ब्रिटिश मैन जो था इन इंडिया, जो कि क्या है, किसी से डरता नहीं था, बोलता था, उसका एक न्यूज़पेपर था, और सॉरी उसकी एक वीकली मैगजीन चलती थी, उस वीकली मैगजीन का नाम था बंगाल गजेट। आपको ध्यान हो, जेम्स ऑगस्टस हिकी को गुस्सा दिला दिया था इसने, तुमने बोला तेरी तो फील्डिंग सेट है। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है, इसने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग को गुस्सा दिलाया था। तो ये बंगाल गजेट वीकली मैगजीन इसकी थी, और एक वीकली न्यूज़पेपर भी चलता था, ठीक है। वो न्यूज़पेपर जो चलता था बंगाल गजेट, वो किसका था, गंगाधर भट्टाचार्य का। तो गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजेट न्यूज़पेपर वाला हो गया। फिर क्या है, राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो राम मोहन रॉय ने क्या लिखा, संबंध कुमुदी। संबंध कुमुदी क्या है, कि न्यूज़पेपर है जो कि राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने रिफॉर्मेशन की बात करी थी, कि कैसे जो विडो इमोलिशन है, मोनोथीज्म है, इन सारी चीजों के अगेंस्ट में उन्होंने जब लिखा था खुल के, ठीक है। तो राम मोहन रॉय, संबंध कुमुदी, 1821। ये नोट्स जरूर ले लेना। नोट्स कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे। इनफैक्ट हमने अभी एक वेबसाइट भी लाइव कर दी है, digrajsingrajput.com, जहां पे मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते, सर व्हाट्सएप नहीं चलाते, यानी तो आप वहां से आपको क्यूरेटेड तरीके सब नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये राम मोहन रॉय का संबंध कुमुदी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। फिर क्या है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। अब संबंध कुमुदी के थ्रू जब राम मोहन राय रिफॉर्म चाहते थे ना, तो उनको काउंटर करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, उन लोगों ने एक न्यूज़पेपर चलाया जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। फिर अगले ऑथर दो, मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो एट द सेम टाइम, इसी टाइम फ्रेम में 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर भी चल रहे थे। कौन, जाम ए जहान नामा और शमशूल अखबार, ये दो न्यूज़पेपर और चल रहे थे पैरेलल में। फिर अगर आगे बढ़े तो एक गुजराती न्यूज़पेपर भी इसी समय पे इमर्ज हुआ था। ये पूरा जब आप देखते हैं ना कि प्रिंट इंडिया में आ गया, तो अलग अलग बुक्स, ऑथर्स और उनके न्यूज़पेपर्स और उनके काम जो शुरू हुए थे वो बता रहा हूं मैं आपको। तो बॉम्बे समाचार करके एक न्यूज़पेपर, एक गुजराती न्यूज़पेपर शुरू हुआ था। अच्छा, गुजराती न्यूज़पेपर और बॉम्बे समाचार नाम रख दिया। पहले तो भाई साहब इंडिपेंडेंस के बाद में गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुआ, नहीं तो पहले तो सब एक ही था, तो इसलिए बॉम्बे समाचार नाम था उसका। फिर क्या है, अब जैसे आप देखेंगे तो रिलीजियस रिफॉर्म वाला जो सेगमेंट है इंडिया में, उसमें आपको पता है कि अलग अलग तरह से क्या है कि रिलीजियस लिटरेचर आउटपोर हो रहा था। तो वहीं पे जैसे जब इस्लामिक एम्पायर का डाउनफॉल होया, क्रिश्चियंस पावर में आ गए, तो जो देवबंद सेमिनरी है, ठीक है, देवबंद सेमिनरी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे फतवास इशू करे मुस्लिम्स के लिए, ताकि वो क्या करे, अपने रिलीजियस से अलग ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो हर एक काम और उस काम से जुड़े हुए ऑथर या इंस्टीट्यूशन को मैंने इंक्लूड कर लिया है, ताकि आसानी रहे आपके कुछ भी, मतलब आप ऐसा ना सोचो ये कौन थे भाई साहब चैप्टर में, ठीक है। फिर क्या है, अब जैसे आप देखेंगे तो विमेन वाले सेगमेंट में आते हैं, तो अलग अलग महिलाओं के अलग अलग काम के बारे में लिखा गया है। तो राज सुंदरी देवी, जिन्होंने घर में चोरी से पढ़ के अपनी फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अमर जीवन, ध्यान आ रहा है। कैलाश भाषनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, ये सारे नाम आएंगे तो डरना मत। ये सारे नाम क्या दर्शाते हैं, दीज वर दी वुमेन हु रोट अबाउट वुमेन्स लाइफ, ठीक है। इन्होंने महिलाओं के दुख के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा है। सोशल रिफॉर्मर्स थी ताराबाई शिंदे, कैलाश भाषनी देवी, ये सब क्लियर हुआ। फिर क्या है, राम चड्डा, ये अंकल जी कौन थे, तो राम चड्डा, अगर आपको ध्यान हो तो जब विमेन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गई थी, उनके लिए लिखा जा रहा था, वो पढ़ती थी, उनके लिए किताबें छपती थी, तो राम चड्डा भी एक वैसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने एक महिलाओं के लिए किताब लिखी, जिस किताब का नाम था स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार लिखा इन्होंने। फिर क्या है, खालसा ट्रैक सोसाइटी। अब खालसा ट्रैक सोसाइटी क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग लेवल पे विमेन के लिए लिखा जा रहा था, तो पंजाब में स्पेसिफिक सोसाइटी बनी खालसा ट्रैक सोसाइटी, जो बुकलेट्स बुक्स वगैरह लिखती थी। और अब सब्जेक्ट क्या होता था कि एक अच्छी महिला की क्या क्वालिटीज होती है, इस तरह की बुक्स वगैरह लिखती थी, ठीक है। खालसा ट्रैक सोसाइटी का में वैसे ही एक बटाला पब्लिकेशन बंगाल में था, सेंट्रल
बंगाल में उस बटाला पब्लिकेशन से आपको क्या देखने को मिलता है कि एक डेडिकेटेड प्रिंटिंग जोन बन गया, जो तरह तरह की बुक, रिलीजियस बुक से लगा के ऐसी बुक जिनको थोड़ा सा स्कैंडेलियस माना जाता था, उस सब प्रकार की बुक्स लिखी जाती थी बटाला पब्लिकेशन के द्वारा। एरिया इन सेंट्रल कोलकाता डिवोटेड टू प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स, ठीक है। और फिर पेडलर्स जो थे साइकिल से जा जाके वो जगह जगह बुक्स को बेचते थे, ठीक है। ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले कौन थे? इन्होंने मतलब एक सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी, ठीक है, जो कि कास्ट इश्यूज के अगेंस्ट में थी। सिमिलरली लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हाँ ये पता है 2024 में ये क्वेश्चन में आ गया था एग्जाम में, और बहुत सारे बच्चे एकदम ब्लैंक थे, क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया डिटेल्स पे। एक ब्लू बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा ये फोटो, और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था और इनकी पिक्चर पहचान ही नहीं पाए। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ एक पॉपुलर आसामीज ऑथर थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बुरी आयर साधु करके बुक लिखी, जिसमें ग्रैंडमा टेल्स को कंपाइल किया गया, दादी नानी की कहानियां जो होती उनको कंपाइल किया गया था, ठीक है। तो वही बता रहा हूं मैं, देखो क्या होता है ना, आप एक बार 10th दोगे और एक ही बार देना मेरे दोस्त, और एक बार में बेहतरीन करना है। लेकिन मैं तो अब 10 सालों से पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि कहां से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या मिस आउट हो जाता है बच्चों से। तो ये भूल गए थे बहुत सारे बच्चे, ध्यान नहीं दिया था, तो उसको बता दिया मैंने तुम्हें, तो ध्यान रखिएगा। काशी बाबा कौन है? छोटे और बड़े का सवाल। काशी बाबा भी एक आप देखेंगे तो जो वर्कर वाला सेगमेंट था, तो वर्कर वाले सेगमेंट्स में जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे वर्कर्स ने खुद भी लिखना शुरू किया। तो काशी बाबा एक कानपुर मिर वर्कर थे, जिन्होंने छोटे और बड़ा सवाल करके एक बुक लिखी। फिर क्या है, वैसे एक कानपुर मिर वर्कर जो थे, तो उनकी सारी कविताओं को अंडर दी पेन नेम सुदर्शन चक्र कंपाइल किया गया। सुदर्शन चक्र नाम रखा गया, जैसे ऑथर का नेम रख लेते ना मन, तो ऑथर नेम सुदर्शन चक्र था। उनकी सारी कविताओं को जब कंपाइल किया गया तो उनकी कविताएं सच्ची कविताओं के नाम से एक बुक बनती, कंपाइल होती है। क्लियर हुआ? फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो एक और न्यूज़पेपर इस चैप्टर में बताया गया है, वो है केसरी चैप्टर, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। तो ये तो सारे ऑथर्स, बुक्स और उनके वर्क हो गए। इसके अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे और नाम है चैप्टर में, उन नाम का क्या क्या कंटेक्स्ट है उसमें कंफ्यूज होते बच्चे, तो वो भी सारा कवर करते चलते हैं। तो जैसे क्या है, कीतागावा उतामारो मैंने आपको बता दिया, जापानीज आर्टिस्ट, इन्होंने उकियो आर्ट फॉर्म डेवलप किया, जो कि फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब रियल वर्ल्ड को पिक्चराइज करते थे, उसकी प्रिंटिंग करते थे। फिर क्या है, मार्को पोलो कौन थे? तो मैं बता रहा हूं चैप्टर में बहुत सारे नाम है, बुक्स और ऑथर्स तो बता दिए मैंने आपको, उसके अलावा नाम भी है, कैरेक्टर्स भी है। तो मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, जो कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का आइडिया यूरोप लेकर गए, है ना। चाइना आए, तुमने देखो, और अलग ही स्कैम चल रहा है, तो छपाई चल रही है, तो उस आइडिया को यूरोप तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है मार्को पोलो को। जोहान गुटनबर्ग, ये जो चाचा थे, ठीक है, इन्हीं ने आपका सिलेबस बढ़ाया, इन्हीं के कारण आप पढ़ रहे हो सारा सब कुछ। अगर ये ना होते, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट नहीं होती, तो आप किताबें नहीं छपती, आज एग्जाम नहीं होता, पढ़ना नहीं होता। खैर, पॉजिटिवली देखो कि इन्हीं ने हमें योग्य बनाया कि हम पढ़ पाए, देख पाए, किताबें छाप पाए। तो जोहान गुटनबर्ग ने क्या किया, ये एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे, इन्वेंटर, प्रिंटर एंड पब्लिशर। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं ने डेवलप की, इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन विथ हिज मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। किस ईयर में करी थी ये बताओगे मुझे कमेंट्स में। क्लियर हुआ? मार्टिन लूथर कौन थे? तो जैसे मैंने बताया 95 थीसिस लिखी थी इन्होंने। एक जर्मन प्रोफेसर थे, थियोलॉजिस्ट थे, जो धर्म के ऊपर विचार देते थे, अपने धर्म विचारक थे। और इन्होंने क्या किया, एक प्रीस्ट थे, एक ऑथर थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चालू किया। जो कैथोलिक चर्च थे उनको क्वेश्चन करके एक नया सेक्ट चालू किया क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट है, ये भी ध्यान रखना, स्टेटमेंट अगर पूछ लिया जाए तो, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, जिसकी मदद से उन्होंने एक समाज में प्रोग्रेस लाने का काम किया। क्लियर हुआ? मैंने क्यों कौन है? तो अब जब प्रिंटिंग हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा था, एक आम ऑर्डिनरी इंसान भी प्रिंटिंग की मदद से कुछ लिख सकता था। तो वैसे ही एक मिलर था, मैंने क्यों, मिलर मतलब मिल में काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ही वॉज अ मिलर ऑफ 16th सेंचुरी इटली। अब इन्होंने क्या किया, जब आप लिख सकते हो, छाप सकते हो अपने हिसाब से, तो इन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया गॉड को, चर्च को, और उस चीज को क्या है, उस चीज से चर्च जो है ना, रोमन कैथोलिक चर्च, वो एनरेज हो गए, उन्हें गुस्सा आ गई, तो मैंने क्यों को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था। ध्यान है, हेरेटिकल आइडियाज के लिए। तो ये कैरेक्टर्स है चैप्टर के। आगे बढ़े तो आगे अगला कैरेक्टर क्या है, देखो बॉक्स में डिटेल्स है, उसमें वहां फंसते बच्चे, ठीक है। इरास्मस, इरास्मस कौन है? एक लैटिन स्कॉलर, एक कैथोलिक रिफॉर्मर, जिन्होंने क्या किया, जो कैथोलिक चर्च की एक्सेसिज्म हो रही थी ना, मतलब हर चीज में चर्च जो घुस रहा था, तो उसको चैलेंज किया, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उनको प्रिंट के बारे में बहुत एंजाइटी भी थी कि जैसे हम अगर कुछ लिख सकते हैं तो सामने वाला भी लिख सकता है, ठीक है। और इनकी बुक तो बहुत डिटेल में बारीक में, लेकिन सब इंक्लूड कर लिया, नोट्स बहुत काम आएंगे आपके। तो इनकी बुक का नाम अगर आता है तो अदागीस, ठीक है। तो ये बुक भी ध्यान रखना आप। आगे बढ़े, थॉमस पेन, वोल्टायर, जीन जैक्स रूसो, ये कौन है? तो अगर आप जिस देखेंगे रीडिंग मैनिया वाला जो सेगमेंट है आपके चैप्टर का, जिसमें बताया जा रहा है कि तरह तरह का मटेरियल लिखा जा रहा था, तो साइंटिस्ट के इन्वेंशंस लिखे जा रहे थे, फिलोसोफर्स के आइडियाज लिखे जा रहे थे,
तो उसी में नाम आता है किसका, थॉमस पेन, वोल्टायर, जीन जैक्स रूसो का। ठीक है, ये कौन है, फिलोसोफर्स हैं और अपनी राइटिंग्स के लिए फेमस थे। अगला क्या है, लुइस सेबेस्टियन मर्शियर। तो ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाला जो टॉपिक है, पूरे टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, कौन है, लुइस सेबेस्टियन मर्शियर का, जो कि एक ऑथर थे जो बुक्स लिखते थे, और बुक्स लिखते हुए ये लिखते थे कि लिखने से हीरोज बनते हैं। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट है क्या कि प्रिंटिंग प्रेस जो है मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का एंड पब्लिक ओपिनियन का, और इस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू ही हम क्या करेंगे, हम जो मोनार्कियल सिस्टम है उसको स्वाइप कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इन्हीं का स्टेटमेंट था, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। जो राइटर्स हैं वो बदलाव ला सकते हैं, जैसे आज बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया में पावर है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं, तो ये बोलते थे कि लिखने में पावर है क्योंकि लिख के हम बदलाव ला सकते हैं। ऑथर है लुइस सेबेस्टियन मर्शियर, ध्यान रखना अगर आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, आगे बढ़े, रिचर्ड एम होव। तो फिर क्या होता है, फर्दर इनोवेशन जो हुए प्रिंटिंग टेक्निक में, उन फर्दर इनोवेशंस में रिचर्ड एम होव का नाम आता है। रिचर्ड एम होव कौन है, एक अमेरिकन इन्वेंटर है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने आप देखेंगे पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस जो है उसको परफेक्ट किया सिस्टम को। मतलब जो प्रिंटिंग टेक्निक्स थी, तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थी, तो पावर ड्रिवन जो सिलिंड्रिकल प्रेस है उसको और मजबूत किया, बेहतर किया, इनोवेट किया। 19th सेंचुरी में जो इनोवेशन हुआ उसमें एक नाम आता है वहां, तो रिचर्ड एम होव का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना होगा आपको। रिचर्ड एम होव के बाद आ जाओ क्या, अब जैसे आप देखेंगे तो 19th सेंचुरी में और नए नए क्या हो रहे थे, सेगमेंट्स निकल के आ रहे थे जो प्रिंटेड मटेरियल को कंज्यूम करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें विमेन, चिल्ड्रन, वर्कर ये सब थे। तो अगर विमेन की बात करें तो जैसे जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, बॉर्नेट सिस्टर, ये सारी की सारी विमेन ऑथर्स हैं, विमेन ऑथर्स हैं। और इन्होंने जब लिखना शुरू किया, पढ़ना तो बहुत सारी महिलाओं ने इन्हें पढ़ा और इन्होंने विमेन को रीडिफाइन किया कि महिलाएं कैसे सशक्त होती है, उस समय की स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, वो हो गया। फिर क्या है, वॉरेन हेस्टिंग। अब अगर आप इधर आओगे तो अब इंडिया वाले सेगमेंट में अपन कूद पड़े, तो वॉरेन हेस्टिंग कौन है, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी था जो वीकली मैगजीन लिखता था। अब वो क्या करता था, इंग्लिशमैन के अगेंस्ट में लिख देता था, इंडिया में रहता था, इंग्लिशमैन के अगेंस्ट में लिखता था जो इंग्लिशमैन इंडिया में थे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए उस समय पे जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने हिकी को इसके लिए सजा सुनाई, क्या कि अच्छा मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जेम्स ऑगस्टस हिकी को प्रोसिक्यूट किया था। ध्यान आया, ये ध्यान रखना है, कनेक्ट रखना है। उलेमास कौन है, अब उलेमास एक नाम आता है, तो जब मैंने बताया कि जो जैसे देवबंद सेमिनरी था जो फतवा इशू कर रहा था, है ना, तो वैसे ही जब मुस्लिम्स वर फियर्ड अबाउट दिस की मुस्लिम एम्पायर का फॉल हो गया, अब क्रिश्चियंस आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, तो जो लीगल स्कॉलर्स थे इस्लाम के, शरिया लॉ के, ठीक है, इस्लामिक लॉ के, जो कि लोगों को डायरेक्शन देते थे कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो थे उलेमास। उलेमास के बाद में आ जाओ, राजा रवि वर्मा कौन है, ये इंडियन पेंटर हैं जिनकी पेंटिंग्स जो है प्रिंटिंग के बाद में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती थी, क्योंकि वुड ब्लॉक पेंटर जो होते थे तो इनकी पेंटिंग्स की कॉपी बना के फिर छापते थे। बाकी ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पेंटर, राजा रवि वर्मा। फिर क्या है, अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन महाराष्ट्र, ईवी रामास्वामी नायकर, तो ये सोशल रिफॉर्मर्स है, ध्यान रखिएगा। जैसे अपन ने देखा ज्योतिबा फुले की बुक थी गुलामगिरी, तो वैसे ही ज्योतिबा फुले के साथ में और भी सोशल रिफॉर्मर्स के नाम जोड़े गए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत दम से कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में लिखा, बताया कि कास्ट इनइक्वालिटीज गलत है, और इनकी राइटिंग्स को फिर ऑल ओवर द इंडिया पढ़ा जाता था। ठीक है, बी आर अंबेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर हो गए। लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ, जो फोटो दिखाई मैंने अभी आपको दादाजी की, ग्रैंडमा टेल्स करके सारी जो उन्होंने कहानियां कंपाइल करी थी, ठीक है, तो ही वाज ए पायनियर ऑथर ऑफ आसामीज लिटरेचर। ही रोट बुरी आयर साध, ग्रैंडमास टेल्स एंड अदर नोटेबल वर्क। ही पेन्ड द पॉपुलर आसामीज सॉन्ग, ठीक है, ओ मोर अपनार देश, ओ माय बिलव्ड लैंड, ठीक है, आसामीज लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। तो ये हो गए। फिर गवर्नर जनरल बेंटिक, ये कहां से आ गए पिक्चर में, तो जैसे अगर आप देखोगे सेंसरशिप वाला जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक चैप्टर का, वहां पे 2-3 नाम आते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि केसरी न्यूज़पेपर किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। तो वैसे ही कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स के भी नाम आते हैं कि पहले क्या था ना, पहले जैसे देखेंगे तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने 1820s में एक लॉ पास किया था जिसके चलते इंग्लिश मैन इन इंडिया जो थे वो कुछ भी नहीं लिख सकते थे, उनको सेंसर किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। अब तो फिर क्या है कि बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर वालों ने रिक्वेस्ट करी थी, किससे, गवर्नर जनरल बेंटिक से, और गवर्नर जनरल बेंटिक वाज द पर्सन हु एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉज, मतलब थोड़ी आजादी दी थी गवर्नर जनरल बेंटिक ने, ठीक है। और गवर्नर जनरल बेंटिक के बाद में फिर क्या एक और नाम दिया है, थॉमस मकाले, एक कॉलोनियल ऑफिशियल जिसने इंडियन एजुकेशन पॉलिसी तब ड्रॉ करी थी, वो आज तक हम घिसे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ही वाज द पर्सन थॉमस मकाले, अ कॉलोनियल ऑफिसर फॉर्मुलेटेड द न्यू रूल्स दैट रिस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम। तो ये जो
जनरल बेंटिक ने, ठीक है, गवर्नर जनरल बेंटिक ने प्रेस लॉज को रिवाइज किया था ना, तो रिवाइज करने के समय जो फ्रीडम दी थी, उस फ्रीडम के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो थॉमस मैकॉले ने बनाया था। और ये सब आपकी बुक में ही है। होता क्या ना कि हम ऊपर ऊपर जब पढ़ लेते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है, और इन्हीं डिटेल्स में से जब क्वेश्चन बन के आते हैं तो फिर ध्यान आता है कि काश पढ़ लिया होता। तो आज आपने सब कुछ पढ़ लिया है, चिंता ना करो, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स है। नोट्स एक बार रिवाइज करोगे, देखो 5 मिनट का काम है, नोट्स एक बार रिवाइज करोगे तो आप प्रिंट कल्चर के फैक्चुअल पार्ट से परेशान नहीं हो जाओगे, उल्टा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। इसी तरह और वीडियोस में आपको देता रहूंगा, बस आपको क्या कर रहे हैं ना, स्मार्ट वर्क करते रहना है। और ये वीडियोस आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे, ताकि आप क्या करो ना, जिस्ट पकड़ते चलो। आपको किसी और चीज में पूरे सिलेबस में अगर दिक्कत जा रही हो तो मुझे बताओ। बाकी हम मिल रहे होंगे 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में, मैराथन तब शुरू करेंगे। अभी मैं आपको ऐसे वीडियोस देता रहूंगा जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो जो टॉपिक पे। अगर आप किसी टॉपिक में फंस रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक विल हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड साथ मिलकर। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।